नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि अदा। आज हमारे स्टूडियो में है एक खास शख्सियत जिनका नाम राजा अशरफ अली है। वो कश्मीर से हैं। राजा किस लिए वो हैं वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो इनका स्वागत करेंगे क्योंकि ये अभी अभी महाकुंभ से स्नान करके आए हैं। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशरफ जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने यहाँ हमें दावत देके जो हमें मौका फराहम किया कि हम अपने व्यूज़ जो हैं वो अपने देश तक, देश के नागरिक जो हैं उन तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दर्शकों को हम ये बताएं, जो राजा अशरफ अली हैं वो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका बिजनेस भी है। तो कुंभ जाने का, महाकुंभ में स्नान करने का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे ये इंस्पायर हुए, तो आइए जानते हैं। तो हम आपसे ये जानेंगे कि महाकुंभ कश्मीर के आप हैं, तो वहाँ जाने का आपको किसने, वो कहते हैं ना, इंस्पायर किया, एनकरेज किया? देखिए अंजलि जी, इसमें पहले हमें इसको समझने के लिए कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ से मैं इंस्पायर हो गया और किस चीज़ ने मुझे वहाँ पे जो एक कशिश बड़ी मेरे में कि मैं कुंभ में जाऊँ और स्नान करूँ। ये कुंभ जो है, कुंभ मेला जिसे हम कहते हैं, इसके 3 अक़साम हैं कुंभ मेला के। जी। एक महाकुंभ है, एक कुंभ है और एक अर्थ कुंभ है। ये पहली बार, मैं थोड़ा सा तमहीदी में आपको इसके बारे में तारीख़ी हक़ाइक़ थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कि पहली बार ये तहरीरी तौर पे, तहरीरी मीन्स लिखत पढ़त में कब आया? राजा हर्षवर्धन के दौर में तकरीबन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राजा हर्षवर्धन उनका इरा रहा। उसमें एक चीनी मुसाफिर आए, तो जिनका नाम हुन योंग था। तो पहली बार उन्होंने इसको ब्लैक एंड वाइट में ये किया। हालांकि कुंभ जो है ये हज़ारों साल पुराना हमारा हिंदुस्तान में ये चला आ रहा है, ये रीति चली आ रही है, लेकिन पहली बार जो तहरीरी तौर पे आ गया वो राजा हर्षवर्धन के दौर में एक चीनी मुसाफिर ने लाया। और कुंभ में जो है, कुंभ एक्चुअली आपने कहा कि आपको कैसे कशिश पड़ी कि आप वहां कैसे गए? जी, हाँ। वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन आप तो जानते होंगे, समुद्र मंथन। जी। उस वक्त कुछ राक्षसों का और देवताओं का अमृत के लिए, अमृत जिसे हम आब हयात भी कहते हैं, जी बिल्कुल, तो वो कश्मकश उनका जब समुद्र मंथन में हुआ, तो उस अमृत के, उस आब हयात के कुछ कतरे, वो तो सबको एक्सपीरियंस है कि वहां पर गिरे, कहीं कहीं पे गिरे, सिर्फ 4 जगहों पे गिरे, जिसमें प्रयागराज, हमारा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो अब आप जो कह रहे हैं कि हमें कशिश कैसे बढ़ी वहां, देखिए मैं ये आपसे जानूंगी वो एक एक्सपीरियंस इस साल जो महाकुंभ हुआ हो रहा है, तो उसमें आप कैसे अपने कश्मीर में तो शैविज्म का बहुत ये है, उस चीज़ से आप मतलब प्रेरित हुए वहाँ जाने के लिए? क्या ऐसे आपके मन में आया, आप उठे और वहाँ चले गए? देखिए मैं आपको बताऊं, कुंभ को आप सिर्फ हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते, या मुस्लिम धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते, या किसी खास धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। ये अमृत है, भगवान की तरफ से अमृत ज़मीन पे गिरा, जहाँ जहाँ पे गिरा वहाँ पे एक संगम है, 3 नदियाँ आके वहाँ पे एक जगह पे मिल जाती हैं। इतने लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए, गंगा, जमुना और सरस्वती जी। और हिंदुस्तान के जो तारीखी एतबार से जब हम देखते हैं, मैं एक शिया मुसलमान हूँ,
वाक़े करबला आपने सुना होगा जी। तो हुसैन इब्न अली ने भी तब कहा था कि अगर यजीद को मेरे रहने से यहाँ पे उसकी हुकूमत अगर ख़तरे में दिखती है तो मुझे छोड़ो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊँगा। ये तारीख़ हक़ाइक़ है। तो अमृत के लिए अगर कुंभ में जो स्नान की जगह है जिसको हम संगम कहते हैं, वहाँ पे अमृत गिरा, इस अमृत से हर कोई चाहेगा कि वो फैज़याब हो जाए। ये नहीं है कि कोई खास समुदाय के लोग जाके वही फैज़याब हो जाए। तो इतने लोग वहां जा रहे हाँ, हैं। इसमें कोई मजहब और मिल्लत की कोई बात नहीं है। हर मजहब और मिल्लत से जो लोग हैं, जो ये अकीदा रखते हैं, वो जाके वहां जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। और इसमें वो अपना जाके स्नान करके उस पानी से, उस मुतबरक पानी से वो फैज़याब हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे भी शौक बढ़ा, मुझे भी ये हुआ कि मैं वहाँ पे जाना चाहिए और स्नान करके आऊँगा। दरअसल ये स्नान है क्या? अगर हम इसमें लिटरली देखेंगे, ये स्नान है कि आदमी ये अकीदा लेके जाता है कि मैंने जो गुनाह किए हैं उस नेगेटिविटी, जी, जो नेगेटिविटी उसमें आई है, तो वो स्नान करके वो फिर से साफ शफाफ तरीके से पवित्र होकर आ जाए और अपने देश का, अपने लोगों के सेवा में जुड़ जाए। तो हमारे हिंदुस्तान में ही एक ऐसा चीज़ है, हमारे पर्व हो, हमारा कल्चर हो, ख़ास तौर पे कश्मीर में तो कंपोजिट कल्चर है ही। कश्मीर के शैविज़्म को आप बहुत आगे आपने बढ़ाया है अपने मन से, अपने जो भी आप उसको फैला रहे हैं। आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त में शैविज़्म को कितनी ज़रूरत है हमारे यूथ्स को जानने के लिए, उस कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त कितनी ज़रूरत है? देखिए, हिंदुस्तान का जो अपना तारीख़ है, हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है। और डेमोक्रेसी से मतलब यही हमें मिलता है कि बिना मजहब व मिल्लत हमारी जो एक खूबसूरती हिंदुस्तान की जो है वो इसी में है कि हम कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि आप कश्मीर जाते आते हैं, कश्मीर में भी आपने देखा होगा, ख़ास कर जो शिया मुसलमान, वो कश्मीरी पंडितों के साथ वो कितना लगाव रखते थे। हैरत के दिन, नवरोज़ के दिन। और मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं चक्रेश्वरी मंदिर के बिल्कुल उनके चरणों में रहता हूँ, हारी पर्वत फोर्ट के बिल्कुल नीचे में रहता हूँ। एक हमने भी अपने बचपन में देखा कि वहाँ पे पंडित समुदाय के लोग जो आते थे, सुबह वो टीका वगैरह करने के लिए आते थे, हम भी चले जाते थे उनके साथ। हाँ, एक बहुत ही एक ना परिक्रमा लेते थे हाँ उसकी, जी, हाँ। एक डिवाइन माहौल होता था, अर्ली मॉर्निंग एक डिवाइन माहौल होता था, नंगे पांव जी। ये एक कश्मीर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है इसी में कि यहाँ पे। और उसके बाद जो वहाँ पर मुकद्दम साहब है, उनकी वो है, उनकी ज़ियारत है वहाँ, मखदूम साहब की ज़ियारत। जी, वहाँ पे भी जाते थे। मैं उसी कंपोजिट कल्चर पे बात करूंगी कि इस वक्त ये जो वक्त है, इस वक्त जो कश्मीर के तौर पे ये जो हमारी रिवायत रही है, विरासत रही है शैविज़्म को फैलाने की या दरगाहों पे जाने की, मन्नतें मांगने की, इस वक्त उस चीज़ को बढ़ावा देने की कितनी ज़रूरत है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कुछ दहाइयों से, अगर हम कुछ दहाइयाँ पीछे जाएंगे, हमारे हमसाया मुल्क जो है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे वो भाईचारा, वो एक इख्वत जिसे हम यूनिटी, एक इख्वत, उसको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं, कुछ नए कल्चर्स आ गए हैं। बर्दाश्त हुआ भी नहीं अब तक, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपने देखा है कश्मीर के हाल को आपने देखा है, एक अपराइजिंग जिसका ना कहीं पे कोई भी उसका कोई वे नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी उसकी। तो कंपोजिट कल्चर को एक बहुत बड़ा एक ज़र्ब लगाया गया है। तो जो नहीं होना चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, भगवान की कृपा से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ फिर से लोग रियलाइज़ करते हैं, यूथ रियलाइज़ करती है। वही मैं कह रही हूँ, इस दाग को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? इसकी बहुत ज़रूरत है अभी। देखिए, इस दाग को मिटाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि
इसमें वो कल्चर जो पंडित समुदाय के लोग हैं, एक बार उनको फिर से अपने घरों में आना चाहिए। और गवर्नमेंट आर्टिकल 370 तो हाँ, अब तो आ ही रहे हैं। गवर्नमेंट को भी सिर्फ बातों तक ही नहीं, उनको प्रैक्टिकली इस चीज को यकीनी बनाना चाहिए कि जो पंडित जो हैं ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है, पंडित समुदाय हमारे शरीर का एक हिस्सा है। उनको गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज को लाना चाहिए कि उनको अपने घरों में लाकर बसाए, और फिर से वो भाईचारा के वो इख्वत जो है, वो मोहब्बत जो है वो बढ़ जाएगा उससे। नहीं तो अगर हम एक जगह रहें, मैं दूसरी जगह रहूं, वो जो एक कल्चर था ना, वो कंपोजिट कल्चर, वो चीज हम मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये हाँ, आपकी तरफ से मैसेज है। बिल्कुल मेरी तरफ से मैसेज है। मैं गवर्नमेंट से भी मौदबाना गुजारिश करता हूं कि इस चीज को पॉलिटिसाइज ना करें, पंडित बरादरी को वहां पे अपने घरों में लेकर बसाने के लिए पॉलिटिसाइज नहीं करें। इसमें बिल्कुल क्लीन हार्टेड उनको लेकर वहां बसाएं। एक जो कल्चर था हमारा पहले, जो एक क्या बताऊं मैं उसको, मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कौन सा कल्चर था तब, उनको जाके हमारे बच्चे जो हैं वो मिस कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब सुनते हैं कि पहले ऐसा था, वो मिस कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ। तो मैं आपसे और ये जानूंगी कि आप एक एडवोकेट हैं, आपका अपना बिजनेस है, होटलियर हैं आप, और एज ए होटलियर क्या आपका एक्सपीरियंस है, और एज ए एडवोकेट जो है आप हैं, तो वो एक्सपीरियंस बताइए अपनी लाइफ में। और बात चल रही है कुंभ मेले की भी बात चल रही है, शैविज्म की भी बात चल रही है, कश्मीर की यकजहती की भी बात चल रही है, तो डिफरेंस बताइए उसमें और उसमें क्या एक्सपीरियंस है आपका। और मैं और ये जानूंगी कि राजा नाम का कुछ खास कहानी है इसके पीछे, वो भी बताइए। जी जी जी, देखिए जो आपने होटल की बात की पहले, कश्मीर का सबसे बड़ा जो कश्मीर डिपेंड करता है टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म से। जो टूरिज्म सेक्टर अभी तक चंद साल पहले तक कहीं नज़र नहीं आता था, वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आता था। जूं ही मार्च का महीना शुरू होता था तो पत्थरबाजी शुरू होती थी। अब जो ये पत्थर मारने वाले बच्चे थे उनका कोई कसूर नहीं था, उसके पीछे जो लोग थे कसूर उनका था। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने कभी ये बॉदर नहीं किया, कांग्रेस ने कभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं, जो वहाँ के रूलिंग पार्टीज रहे हैं, मुफ्ती सईद की पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, इन्होंने कभी बॉदर नहीं किया इस चीज़ को। कि मैं बीजेपी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने कश्मीर के हालात को कंडीसिव बनाया। आज कश्मीर का नौजवान जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है, वो हर शोबे में आगे चलना चाहता है, और टूरिज्म सेक्टर को जो फायदा मिला है वो बीजेपी के आने के बाद से मिला। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल मंच पे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंसान का शुक्रिया कोई नहीं करे, वो परवरदिगार का भी, वो भगवान का भी शुक्रिया नहीं कर सकता। इस बारे में मैं मोदी जी का, इस मंच से मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ, अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कश्मीर को एक पुरानी जो पहचान थी कश्मीर की, वो उसको उसको रेस्टोर कर दिया फिर से। तो एज ए बिजनेसमैन क्या है आपका एक्सपीरियंस? देखिए मैं होटलियर हूँ, होटल बिजनेस में हूँ माशाल्लाह। अभी होटल बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है वहाँ। पहले जहाँ पे होटल का, टूरिस्ट का नाम ही नहीं था, अब टूरिस्ट आ रहा है। अब ये हाल है कि आपको सीज़न में आपको इस होटल में आपको रूम नहीं मिलेगा रहने के लिए। तो हमने सुना है कि आपका जो होटल है उसके पीछे भी एक कहानी है, उसमें एक छोटा सा मंदिर आपने बनवाया। जी मैंने बनवाया है। मंदिर का एक्सपीरियंस? जी मैंने बनवाया है। मैंने उसमें एक शिव टेम्पल बनाया है, क्योंकि टूरिज्म में भी, टूरिज्म सेक्टर में भी जब टूरिस्ट आते हैं वो होटल में रहते हैं। तो कश्मीर की जो शैविज्म है, कश्मीर की जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, एक मस्जिद भी है वहाँ। अगर मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं? अच्छा, मैंने मंदिर बनवाया, आंगन में ही बनवाया। जी बिल्कुल, अपने ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। बिल्कुल उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैंने शिवलिंग की मैंने वहाँ गांधरबल में हमारा एक टेम्पल है, मंदिर है, इष्ट देवी खीर भवानी। जी खीर भवानी का
मंदिर जो है वहाँ से मैंने पंडित जी को ले लिया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके शिव जी की स्थापन वहाँ पे स्थापन किया कर दिया हमने। तो वो मंदिर हमने बनाया, बिल्कुल मैंने अपने ज़मीन में अपने पैसे से, किसी से मैंने कोई चंदा नहीं लिया है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। ज़मीन यानी कि जो वहाँ पर एक टूरिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी जो मन की इच्छा है, जो कंपोजिट कल्चर है, शैविज्म है, और आप बिल्कुल फ़र्क नहीं समझते, उस कंपोजिट कल्चर को आप इतना फैला रहे हैं कि आपने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और अपनी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपने वो एक बहुत मुबारकबाद की, ताकि लोग आएँ और वहाँ पर एज अ नॉट एज अ मतलब विजिटर वहाँ रहें और वहाँ पर भी वो मेडिटेशन ही करते रहें, और जो मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद में भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एज अ बिजनेसमैन एक्सपीरियंस। तो अब एज अ एडवोकेट क्या एक्सपीरियंस है आपका? एज ए एडवोकेट मेरा यही एक्सपीरियंस है कि देखिए, एडवोकेट बीइंग एन एडवोकेट, मैं यही बात कहूँगा, फिर से कश्मीर को लेके बात करूँगा स्पेशली, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा। गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ ख़ास चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे हमसाया मुल्क ममालिक जो हैं, जो वहाँ जिस चीज़ को वो वहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को स्किप कर दिया तो फिर से हम उसी इरा में चले जाएंगे, 89-90 के इरा में हम फिर से ज़ीरो में आ जाएंगे। जी, इसको बहुत विजिलेंटली, गवर्नमेंट को बहुत विजिलेंटली इस पे नज़र रखने हैं कि कहीं और हमारा कोई खैरख्वाह, कोई दोस्त वगैरह बाहर मतलब से आ जाए। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कह रहे हैं आर्टिकल 370 तो उन्होंने हटाया, अब पूरे देश के साथ जुड़ गए हैं, टूरिज्म बढ़ गया है, डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ मतलब बंद हो गया है, लोगों को काम मिल रहा है, पंडित्स भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हर त्योहार में जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करने भी जाते हैं, जितनी भी अमरनाथ यात्रा है, कोई भी यात्रा हो, सब इतनी सक्सेसफुली हो रहा है। तो एज ए एडवोकेट आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को और मतलब हाँ, और इसको तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम इससे गाफिल रहे, गाफिल नहीं होना है, गवर्नमेंट को गाफिल नहीं होना, स्ट्रिक्ट रूल बनाना। और हमारे गवर्नर साहब सिन्हा साहब जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं वो इस जी, हाँ, उन्होंने जो भी कदम उठाए, जो भी, देखिए आम आदमी को काम चाहिए, खाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, बेसिक एमिनिटीज चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ है नहीं। लेकिन पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जो पॉलिटिकल सही मानों में जो पॉलिटिकल लीडर हो, पॉलिटिशियन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर जैसे हमारे मोदी जी तो सोशल वर्क करते हाँ, थे, तो उनको बिल्कुल इसमें स्ट्रिक्टली इस चीज को देखना चाहिए कि कहीं पे कि हम, भगवान हमें बचाए कि हम उस इरा में न चले जाएं फिर जो 90, 91, 92, 93, 94 में हुआ, जो हम सब ने सफर किया है, नॉट ओनली, और जिसके जिम्मेदार उस दौर का जिम्मेदार जो है, अगर किसी पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पे ये सब जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदार हैं उस चीज का। अब इसमें ये लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, मफ का इलेक्शन कैसे हुआ, कैसे रिग कर दिया उस इलेक्शन को। तो एज ए एडवोकेट आप कह रहे हैं कि जो भी हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो कश्मीर को और फोकस दिया जाए, और ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि चूक ना हो, इस बारी अब चूक नहीं होना, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ इतनी ग्रोथ हो रही है, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, सब कुछ इतना डेवलप हो गया पूरा J&K। जी, तो गवर्नर साहब इस वक्त जैसा कर रहे हैं, बस अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल अपनी नजरें जो है उकाब की नजरों से वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। गवर्नर साहब की बात करूंगा, और यहाँ से अमित शाह जी, सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो उकाब की नजरें रखी हुए हैं कि कहीं पे फिर से हमसे कोई चूक ना हो, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में हुआ है। अब इस वक्त क्या आप अपने तौर पे एज ए पर्सनैलिटी, आप खास शख्सियत हैं, आप इतना सोच है आपकी इतनी अच्छा, और प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, तो यूथ्स जो है स्पेशली उनके लिए क्या आप ज़रूरत समझते हैं, शैविज़्म पे तौर पे, कल्चर के तौर पे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उनको? मेरा मैसेज यही है कि एक बाग जब हम बनाते हैं, अगर जब तक ना रंग बिरंगी फूल उस
चमन में नहीं हूँ, तो उस चमन की तरफ न वो अट्रैक्शन होती है, उस चमन की तरफ न वो चमन कहलाएगा ही नहीं। उसमें सुर्ख फूल भी चाहिए, हरे भरे फूल जब हो तो वो चमन कहलाता है। जैसे हमारा ट्यूलिप गार्डन है, वाकई में कश्मीर पहले ट्यूलिप गार्डन था, जिसमें पंडित समुदाय के लोग, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जिनका कोई ये नहीं था, मजहब और मिल्लत बीच में। शिया कम्युनिटी भी बहुत, शिया कम्युनिटी, और शिया कम्युनिटी तो आपको पता है, शिया कम्युनिटी हमेशा पुरअमन कम्युनिटी है, बिल्कुल पुरअमन कम्युनिटी है। ना इनका अपराइजिंग में कोई हाथ था, ना स्टोन पेल्टिंग में कोई हाथ रहा है, क्योंकि जो एरियाज हैं वो बहुत पीसफुल रहे। हुसैन इब्ने अली को जो मानेगा वो दहशतगर्दी में कभी यकीन नहीं करेगा कि किसी का गला काट के नारे तकबीर का इस्तिगासा बुलंद करो। ये हुसैन इब्ने अली का शेवर नहीं है। और यही हमारे जो हैं देवी देवता जो हैं हमारे हिंदू मज़हब के, लॉर्ड कृष्णा हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं, हमारे शिव जी, उनका भी यही मैसेज है। मैसेज मेरा यही है कि बस अपने इस भाईचारा को कायम रखो, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने एजुकेशन पे फोकस करो, और अपने इर्द गिर्द में जो है माहौलियात को साफ रखो। और लास्ट में मेरा आप लोगों से भी एक हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप लोग भी, क्योंकि हमारे जिस्म का एक हिस्सा कटा हुआ है, वो हिस्सा फिर से उस जिस्म के साथ जोड़ के एक वही माहौल, वही स्पिरिचुअलिटी, वही वो डिवाइन माहौल फिर से हम एक बार मिल के हम फिर से वही कश्मीर बनाएं जो 89 से पहले कश्मीर था। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।